नमस्कार, जोहार। स्वास्थ्य चर्चा की नई कड़ी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदा कुमारी। अक्सर जब हम अपने स्कूल के सेशन स्टार्टिंग में जब विद्यालय जाते हैं तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें कहते हैं कि अपने कॉपी बुक्स पे कवर लगा के आने के लिए, ताकि जो हमारे कॉपी बुक्स हैं वो जल्दी फटे नहीं और वो सुरक्षित रहें। ठीक उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है उसे हर तरीके के वायरस, फंगस और हर तरीके के प्रॉब्लम से बचाए रखने के लिए ईश्वर ने हमें एक कवरिंग दी है। उसे हम कहते हैं चर्म, यानी कि स्किन। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब इसी स्किन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। बिकॉज ये बात तो हम जान सकते हैं कि जब हमारे कवर में ही दिक्कत आ जाए तो वो हमारे इंटरनल पार्ट्स को बहुत जाहिर सी बात है कि उसको अफेक्ट करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य रहता है कि हम आप हर सप्ताह एक बीमारी के साथ आते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, साथ ही आपको बताते हैं किस तरीके से हम उसे नेचुरल तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं। तो अपने उसी उद्देश्य के पथ पे आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं चर्म रोग के बारे में, कि चर्म रोग कैसे होता है, उसके होने के क्या कारण हैं, साथ ही उसे हम आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इस विशेष विषय के ऊपर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े हैं वेंकटेश कात्यायन, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेंकटेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा जोहार। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो हमारा चर्म होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है वो हमारे शरीर में। सबसे पहले चर्म जो है, स्किन जो है, स्किन इज़ बेस्ट ड्रेसिंग। ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने से बचाता है, वायरस से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है जी। और एक तरह का प्राकृतिक कवरिंग है जो हमारे शरीर को सुंदरता भी प्रदान करता है, हमारे पहचान को भी बताता है, हमारे रंग को भी बताता है। और यह स्किन जो है, इसी के माध्यम से हम स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, किसी दर्द को महसूस करते हैं, किसी ने हमें स्पर्श किया, कहीं पे जलन हुआ, कहीं चोट लग गई, तो यह स्किन ही माध्यम है जिसके द्वारा हम महसूस करते हैं। जी। जैसा कि हमारा चर्म जो है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है वो हमें हमारी जो अंदर की जो भी बॉडी पार्ट्स है वो कितने सही चल रहे हैं वो हमें अपने चर्म के द्वारा ही पता चल पाती है। गर्म छूना, ठंडा छूना, सब कुछ हमें स्किन जो है वही बताता है। लेकिन जब इसी स्किन में, इसी चर्म में जब प्रॉब्लम होने लग जाए तो बात जो है वो बहुत ज़्यादा गहराई तक अंदर जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो चर्म रोग होता है वो चर्म रोग हम किसे कहते हैं कि वो हमें अब चर्म रोग हो गया है, ऐसा क्या हमारे बॉडी में हमें महसूस होने लग जाता है? जब भी हमारे स्किन के परत पे, चर्म के परत पर जब हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, रेडनेस हो जाए, खुजली होने लगे, दाग हो जाए, जलन होने लगे, तो स्किन की समस्या वहाँ से शुरू हो जाती है, चर्म रोग की समस्या वहाँ से शुरू होने लगती है। तो सबसे पहले हम अपने शरीर का अवलोकन करेंगे कि शरीर के किस पार्ट में हमें इस तरह का इरिटेशन, विक्षोभ शरीर में उत्पत्ति हो रही है, तो उसको हम कारण को जानेंगे, क्यों हो रहा है और कितने समय तक है, उसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्किन की बीमारी भी लंबे समय तक यदि रह जाती है तो काफ़ी आक्रामक और घातक हो जाती है। जी। ये जो चर्म रोग होता है ये कितने प्रकार के चर्म रोग होते हैं? चर्म रोग के लगभग बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे दद्रू है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, कंडू हो जाता है, इसमें विचर्चिका हो जाती है, कुष्ठ है, सफ़ेद दाग है। इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो स्किन डिजीज़ में ही आती है। जी। जैसा कि चर्म रोग जो है वो सिर्फ बड़ों में ही नहीं होता बल्कि बच्चों में भी होते हैं और बूढ़े लोगों में भी होते हैं। अगर बात करें संख्याओं की तो करीबन जो 1/3 जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा, कभी भी अगर हम लोग जब डेटा निकालते हैं तो वो 1/3 जो चिल्ड्रन होते हैं हमेशा कोई ना कोई चर्म रोग से वो हमेशा अफेक्टेड रहते हैं। तो बच्चों में किस तरीके के चर्म रोग होते हैं? बच्चे में चर्म रोग के भी कॉमन समस्या हो जाती है। हम छोटे इन्फेंट्स से मैं बताता हूँ, जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं उन्हें आजकल जो परंपरा चली आती है, यूरिनेशन होता है, उनको स्टूल होता है, हगिज पहना के रखते हैं, तो हगिज पहनाने के बहुत देर तक यूरिन रहने के कारण, स्टूल रहने के कारण वहाँ तेज़ी से इन्फेक्शन शुरू होता है। फिर वहीं से उनको आसपास के एरिया में स्किन की समस्या शुरू होने लगती है और ये समस्या यदि लगातार रहे तो फिर उनको काफ़ी डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ जाता है। तो साफ़ सफाई, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है।
डायपर को बार बार बदलने की ज़रूरत है और बहुत लंबे समय तक डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फिर यूरिन का इन्फेक्शन भी शुरू होगा। और जहाँ तक छोटे बच्चे की बात है, इसका मुख्य कारण ये भी है कि विटामिन डी की कमी के कारण भी इस स्किन की समस्या, चर्म रोग की समस्या काफ़ी तेज़ी से होती है। और बड़ों में यही विटामिन डी, B12 ये दोनों की कमी के कारण भी शरीर में स्किन की समस्या शुरू होती है। तो बच्चे जो हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और बहुत कोमल होते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का बीमारी का संक्रमण तुरंत हो जाता है। तो इसका हमें विशेष ख्याल रखना पड़ता है कि हम उन्हें इस तरह के वायरस से, बैक्टीरियल से, बहुत ज़्यादा नमी से, गीलापन से उन्हें बचा कर रखें। उनके बेड की सफाई, उनके कपड़े की सफाई एकदम ज़रूरी है, जिससे हम स्किन की समस्या से उनको बचा सकें। जी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को ज़्यादा नमी से बचा के रखना, और जैसा कि बारिश के मौसम है तो ये बहुत लाजमी हो जाता है कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते भी नहीं है, तो क्या इस वजह से भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बारिश के मौसम में ही स्किन की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। नमी के कारण, पानी में इन्फेक्शन के कारण, शरीर में धूप नहीं लगने के कारण, कपड़े के गीलापन के कारण, उस तरह की नमी में बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप होने लगते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी होने लगते हैं। तो नमी से बचा के रखना है, उनके कपड़े को सुखा कर रखना है, ड्राई रखना है और कोशिश करना है कि उन्हें साफ़ सुथरा रखें, साबुन से उनको स्नान कराएं और हैंड वॉश कराने की आदत डालें। जो बच्चे बड़े हैं उनसे भी बीमारी से बचा जा सकता है। पानी जो है बॉइल्ड करके, ठंडा करके पीने की आदत डालें। जी ये तो हो गई जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं या फिर करीबन 10 साल तक के होते हैं उन्हें। लेकिन जब हम एक टीन एज में एंटर कर जाते हैं, तो टीन एज में एंटर करने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे जो चर्म रोग है वो देखने को मिल जाते हैं। तो उस वक्त कौन कौन से चर्म रोग हो सकते हैं? बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको आयुर्वेद में यौवन पीड़िका बोलते हैं, जिसको एक्ने वुल्गारिस मॉडर्न साइंस में बोलते हैं। चेहरे में पिंपल्स होने लगते हैं। तो होता क्या है, जब बच्चे एडोलेंस में जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, तो सीबेशियस ग्लैंड एक्टिव होने लगता है, स्किन जो है वायली होने लगता है, चिकनाहट होने लगता है शरीर में। उस चिकनाहट, उस नमी के कारण शरीर में पिंपल्स बनने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें उन एज के जो बच्चे हैं खासकर, उनको अपने बच्चे को हाइड्रेट रखना है, पानी की जो कमी शरीर में ना हो। भोजन के उपरांत नींबू पानी का प्रयोग करें, क्योंकि नींबू जो है वायली को, फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, उसकी सफाई करता है। उस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद वगैरह का प्रयोग करें। पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लें। और जो चेहरे पे स्किन जो आ जाते हैं, पिंपल्स जो दाने होते हैं, पीड़िका जो बोलते हैं, उसमें बार बार उंगली से स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है। उस उन जो घाव जैसे हो जाते हैं पिंपल्स, उन्हें नाखून लगाने की ज़रूरत नहीं, उसे फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर बार बार और गहरे होते जाते हैं और दाग भी छोड़ जाते हैं, जो चेहरे में फिर भद्दा दिखने लगता है। तो मैं जो किशोरावस्था की लड़कियां हैं, लड़के हैं, उन्हें मैं ये बोलूँगा कि उससे परेशान ना हो। नीम के साबुन से चेहरे को वॉश करें, स्किन को थोड़ा सा कोशिश करें ड्राई रखने के लिए। पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में लें, तो बहुत हद तक इस समस्या से आप बच सकते हैं। जी आफ्टर जब हम लोग का टीन एज ख़त्म हो जाता है, जो एक मिडिल एज में जब हम आ जाते हैं, तो उस वक्त भी बहुत तरह के जो जैसे कि अगर मेनोपॉज हुआ, जो महिलाओं में होता है, उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड रुकता है, फिर साथ ही पुरुषों में बहुत सारे जो एक आफ्टर एज के बाद हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उस क्योंकि स्किन जो है, चर्म जो एक ऐसा चीज़ है जो कि तुरंत अफेक्ट हो जाता है, तो उस एज में हमें किस तरीके के चर्म रोग देखने को मिलते हैं? जैसे महिलाएँ हैं, महिलाएँ बहुत बार संकोचवश अपने बीमारियों को बताती नहीं। जी बिल्कुल। जी, और स्किन की समस्या कभी कभी शरीर के प्राइवेट अंग में भी हो जाते हैं, जो डॉक्टर के पास दिखलाने में परहेज करते हैं। तो मैं उन महिलाओं से, पुरुष से भी मैं यह बताना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बीमारी को छुपाए नहीं। यह बीमारी आपको ही परेशान करेगी और आप तुरंत दिखा लेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि स्किन की बीमारी लंबे समय तक रह जाती है तो काफ़ी जटिल हो जाती है और असाध्य हो जाती है। फिर बहुत समय के बाद में वह ठीक भी नहीं हो पाता है। जैसे कि विचर्चिका है, शरीर में किसी तरह का दाग हो गया, फफोले हो गए, फिर लंबे समय से नहीं ठीक हो रहा है। बहुत बार होता है क्या कि शुगर की समस्या बनी रहती है और स्किन की समस्या बढ़ जाती है। तो शुगर
काफ़ी हद तक इस उम्र में जो बढ़ने की संभावना होती है 30-40 के आसपास में, तो शुगर को बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने लीवर फंक्शन, अपने पाचन अग्नि को दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी रोगों का मुख्य कारण है पाचन अग्नि का मंद होना, या चर्म रोग की समस्या हो, किसी भी तरह की अन्य समस्याओं हो, तो उसके लिए हमारा पाचन अग्नि जवाब दे, तो उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम अपना शुगर फॉलोअप कर लें, हम अपने ब्लड का कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करा लें कि हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट्स कितना बढ़ा हुआ, एसिनोफिल कितना बढ़ा हुआ, मोनोसाइट्स कितना बढ़ा हुआ, उससे भी हमारे इन्फेक्शन का लेवल पता चल जाता है। और आप स्किन के डॉक्टर से, आयुर्वेद चिकित्सक से एक बार दिखाकर परामर्श ले सकते हैं कि यह समस्या किस तरह की है। हर बीमारी में हर दवा काम नहीं करती है, और कभी भी किसी तरह से आप यूट्यूब से या गूगल से सर्च करके अपनी बीमारी की दवा न लें, वो काफ़ी घातक और जानलेवा हो जाता है। जी। जब हम ओल्ड एज में एंटर कर जाते हैं, जब हमारे जो स्किन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, तो उस वक्त जो होता है, उस वक्त भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम जो हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। तो जब बुज़ुर्गों में किस तरीके के चर्म रोग देखे जाते हैं? बुज़ुर्गों में समस्याएं जो हैं हर तरह की बढ़ जाती है। स्किन की समस्या बढ़ने का मुख्य कारण है कि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है जी। स्किन में रैशेस शुरू हो जाते हैं, और अपने आप पर प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, अपने व्यक्तिगत सफाई पर, अपने आसपास के जो बेड है, बिछावन है, उसके कारण से भी उनकी यह बीमारी बढ़ जाती है। तो पर्सनल केयर उनकी ज़रूरत है, साफ़ सफाई निश्चित स्किन की बीमारी में ज़रूरत है। कभी कभी नीम पत्र से स्नान करवा दिए, बेड पर नीम पत्र छीट दिए जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। फिटकिरी पानी से कभी कभी स्नान करवाएं, स्फटिक भस्म जो होता है उससे भी आप करा सकते हैं। और प्रॉपर खान पान जो है ओल्ड एज में बहुत ज़रूरत है, जो इम्यूनिटी को बढ़ा सके। जैसे दूध में हल्दी का प्रयोग करें तो काफ़ी एंटी एलर्जिक तत्व है जो कैरक्यूमिन हल्दी में जो होता है, और शरीर को इम्यूनिटी बहुत अच्छा देता है। गिलो है, उस तरह की चीज़ों का प्रयोग करें। और बहुत बार क्या है कि बहुत सारे बीमारियों में जो दवा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल है ओल्ड एज में बढ़ा रहता है, इकोस्प्रिन है, ब्लड थिनर जो भी दवा है, उन दवाओं से भी स्किन की समस्याएं बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी वो दवाएं यूज़ करते हैं तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से आप हमेशा फॉलोअप में रहें कि हमारे शरीर में सर ये भी समस्या है, क्या यह दवा से रिलेटेड है या अपने आप हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ओल्ड एज में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। ये तो बात होगी बीमारी की। तो बीमारी के साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से ये बीमारी होने के कारण है। आयुर्वेद में इसके क्या इलाज है? आयुर्वेद में इलाज स्किन की समस्या का बहुत बढ़िया और उत्तम है कि आयुर्वेद में सारी बीमारियां जो मॉडर्न साइंस में भी चल रही हैं वो पुराने समय से ही चर्चा में है। जैसे विचर्चिका जो आज के डेट में सिरोसिस बोलते हैं, ये काफ़ी मतलब जटिल बीमारी है जो ठीक नहीं हो पाता है। आपके सर पे हो जाएगा पूरा फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ की तरह निकलने लगेगा, शरीर में चकता चकता हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे वो लंबे समय तक सोरेटिक आर्थराइटिस भी हो जाते हैं। फिर उसी से लंबे समय तक स्किन की समस्या हो जाने से गठिया की समस्या होने लगती है, क्योंकि कुछ कुछ कारण जो है ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं अपने आप, जिसका कारण किसी को पता नहीं चलता। ऑटो इम्यून अपने आप कोई बीमारी पनप गई आपके शरीर में, या किसी भी वायरस इन्फेक्शन के कारण, दवा के एडवर्स रिएक्शन के कारण, या आपके और इम्यून सिस्टम के वीकनेस के कारण, या आप लंबे समय तक बीमार हैं उस कारण से। तो इस तरह की समस्याओं से बीमारी जो बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद जो है सबसे पहले पाचन अग्नि को जो है वो उसका उद्देश्य रहता है कि पाचन अग्नि को पहले ठीक करें, अपने अग्नि को शम्यावस्था में लाएं कि सम दोष समाग्नि च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ की परिभाषा ही यही है कि जिसकी अग्नि सम हो, पाचन अग्नि सम हो, मल धातु का निश्चित और नियमित समय पर उसका निष्पादन हो रहा हो, तो शरीर स्वस्थ है। और यह ना हो रहा हो तो फिर शरीर में धीरे धीरे बीमारी की उत्पत्ति शुरू होने लगती है। तो आयुर्वेद में बहुत ही बेहतर इसकी चिकित्सा है, उपचार है। बीमारी के हिसाब से उसकी दवाएं हैं, अलग अलग दवा है।
जी, ये जो आयुर्वेदिक इलाज है ये मतलब सारे वर्गों के लिए है या फिर कोई वर्ग इससे वंचित रह जाते हैं जिनके लिए वो रेस्ट्रिक्टेड होता है कि हाँ इन पे ये इलाज काम नहीं कर सकता या फिर हम इन्हें नहीं दे सकते? नहीं, आयुर्वेद की दवाएं हर वर्ग में यूज कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसकी दवाओं का दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है और आप आराम से इसकी दवाओं को यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जो आयुर्वेदिक इलाज होता है ये कितने समय तक चलता है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है जो एलोपैथी में जो चर्म रोग होते हैं वो करीबन अगर एक बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 1 से 2 महीने के लिए दवा दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे अब 2-3 महीने बाद ही आने के लिए, और जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे इलाज भी है क्योंकि और साथ ही ये भी श्योरिटी नहीं रहती कि वो जो दवाएँ हम खा रहे हैं वो हमारे स्किन पर सूट करेगा या नहीं करेगा। स्किन डिजीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो जो आयुर्वेदिक इलाज है ये कितने लंबे समय तक चलता है और ये जैसा कि आपने बताया ये तो सबके लिए लाभदायक है, किसी को कुछ इससे ना साइड इफ़ेक्ट है ना कुछ है, पर ये कितने समय तक चलता है ये इलाज? दवा जो है बीमारी पर निर्भर करता है और बीमारी रोगी पर निर्भर करता है कि वो रोगी भी जो है ये जिम्मेदार नहीं है, प्रॉपर अपना उसका आहार उसका विहार का पालन नहीं कर रहा है तो वह रोग लंबे समय तक चला जाएगा। इसलिए कि जो पथ्य है, रोगी का आहार है, रोगी का विहार है, वही शरीर के लिए औषधि भी है। यदि हम पथ्य का पालन न करें, चरक संहिता में चरक जी ने कहा है, यदि रोगी पथ्य का पालन न करे, अपने आहार का अपने विहार का पालन न करे तो औषधि से कोई लाभ नहीं होगा। और यदि अपने पथ्य का पालन करे, अपने आहार का पालन करे, अपने ऋतु के साथ, अपने दिनचर्या के साथ आहार विहार का पालन करे तो उससे फिर औषधि की ज़रूरत नहीं। और लंबे समय तक स्किन की दवाएं चलती हैं, इसलिए चलती है क्योंकि यदि हम पूरी तरह से ठीक न कर रहे और ठीक होने के उपरांत 1-आध महीना हम अतिरिक्त लेकर न चलें तो यह बीमारी पुनः उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि एक बार हमारे बॉडी का सेल किसी बीमारी को पहचान लेता है तो उस तरह के फिर फैक्टर आने के कारण वो बीमारी फिर से होने लगती है। और किसी भी दवा का क्या प्रभाव हो सकता है वो सारे उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। वो कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि ये दवा हमने चलाई इस पर क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। वो रोगी पर, व्यक्ति पर, उसके प्रकृति पर, उसके वातावरण पर, उसके मौसम पर, उसके देश काल पर निर्भर करता है। जैसा कि आपने बताया कि ये रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि वो दवा उस पर सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ऐसे क्या लक्षण हम अपने बॉडी में देख सकते हैं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हम जो भी इलाज करवा रहे हैं वो हमारे बॉडी में जो काम करना चाहिए उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं? ऐसे क्या लक्षण हो सकते हैं? यदि हम दवा का प्रयोग कर रहे हैं किसी बीमारी को लेकर तो सबसे पहले हम उस समस्या को जो लेकर गए हैं उसमें क्या लाभ हुआ, उसमें ईचिंग में आराम हुआ कि नहीं, रेडनेस में कमी आई कि नहीं, सूजन में कमी आया कि नहीं, दर्द में कमी आई कि नहीं, थोड़े बहुत कमी आ रहे हैं, किसी भी तरह का प्रभाव आ रहा है तो वो फ़ायदा हो रहा है। और कभी कभी थोड़े समय के लिए लगता है बढ़ जा रहा है फिर ठीक भी हो जाता है, वो भी है, तुरंत घबराने की ज़रूरत नहीं। तो दवाओं के साथ उसका आप जो खान पान है उसको भी पालन करें। और स्किन के रोगी को सबसे पहले धैर्य की ज़रूरत है, इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। इसलिए कि आप 15 साल से बीमारी को लेके आए हैं, 10 साल की बीमारी को लेके आए और आप सोचते हैं 5 दिन में ठीक हो जाइए, बिल्कुल नहीं। तो इसमें हम शरीर के शोधन को करते हैं। आयुर्वेद का एक विशेष विषय है पंचकर्म, जिसके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। यदि कोई लंबे समय की बीमारी रही हो तो सबसे पहले हम शरीर का शोधन करते हैं, वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, नस्यम कराते हैं, शिरोधारा कराते हैं। तो इससे शरीर के विजातीय जो शरीर के टॉक्सिन्स है उसको हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम दवाओं का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से लाभ मिलता है और रोगी काफ़ी स्वस्थ ऊर्जस्कर महसूस भी करता है। ये जो चर्म रोग होता है ये अगर हम बहुत, जैसा कि आपने कहा कि जो पेशेंट होते हैं वो कभी कभी 15 साल 20 साल की जो जकड़ी हुई बीमारी होती है उसे भी लेकर पहुंचते हैं, तो क्या ये बीमारी पालने से, अगर हम अपने शरीर में इस बीमारी को अगर पाल के रखें तो ये आगे जाके कोई सीवियर बीमारी भी बन सकती है जिससे कि हमारे इंटरनल पार्ट्स अफेक्टेड हो? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि करीबन 0.2% जो लोग होते हैं उनकी चर्म रोग के कारण डेथ भी हो जाती है। तो क्या सीवियर रोग बन सकता है ये? प्रैक्टिस के दौरान हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण स्किन की समस्या हो जाती है और वो संकोचवश डॉक्टर को नहीं दिखाने के कारण वहाँ कैंसर भी हो गया और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इग्नोर कर लिया और फिर वो काल कवलित हो गए।
तो मतलब है कि यह बीमारी यदि किसी भी तरह पर कहीं भी हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़कियां हो, उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि स्किन की समस्या जो है लंबे समय तक बहुत बार कैंसर का कारण भी हो जाती है। छोटे से फफूले रेडनेस है, पता चला कि वो ब्लड कैंसर का कारण है, तो उसमें प्रॉपर टेस्ट की भी ज़रूरत हो। और किसी भी तरह की बीमारी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कोई बीमारी लंबे समय तक आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, इसी के कारण से दवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जैसे बहुत जगह की बीमारी जो है आपके देश काल पर भी निर्भर करती है। जैसे जहाँ पर तालाब है तो वहाँ पे उस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं, पानी में इन्फेक्शन का, वहाँ पे स्किन की समस्या बहुत हो जाती है। जी आसपास के रहने वाले को, जैसे फिर मछली उछली का प्रयोग करने से, नॉनवेज के प्रयोग से भी स्किन की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। और मेरा सलाह है कि आप इस चर्म रोग का इलाज करा रहे हैं तो उस समय नॉनवेज बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखें, उसे बंद करें, दही का प्रयोग बंद करें, और दूध के प्रयोग यदि करते हैं तो उसमें हल्दी वगैरह डाल के प्रयोग करें। क्योंकि सफ़ेद दाग की जो समस्याएं हैं इसका मुख्य कारण है मतलब विरुद्ध आहार। जो आयुर्वेद में आहार है उसके आप प्रतिकूल आहार लेते हैं तो उससे भी चर्म रोग की उत्पत्ति हो जाती है। जी, आपने ये तो बता दिया कि क्या नहीं खाना है, लेकिन एक हेल्दी स्किन के लिए, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमें कौन कौन से आहार जो है वो लेने चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया है और जानकारी इसकी सबको होनी चाहिए कि हम अपने स्किन को कैसे सुंदर रखें। स्किन को सुंदर रखने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले आप मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। मंजिष्ठा ब्लड प्यूरीफायर भी है, उसके क्वाथ को ले सकते हैं, उससे स्किन की सफाई कर सकते हैं। नीम के पत्र का प्रयोग करके उसको खा के उससे मतलब एक्सटर्नल यूज भी कर सकते हैं। पटोल है और गिलोय है। गिलोय जो है आपकी इम्यूनिटी डायलेटर है और स्तंभन भी करता है, मतलब आपकी बीमारी जहाँ जो है उसको रोक देता है। तो इसका प्रयोग करें, गिलोय का। हल्दी जो है उसका प्रयोग करें, आपके स्किन को सुंदर बनाता है। चंदन है, मुलैठी है, इस तरह की चीज़ों को हम यदि लगातार प्रयोग में रहें तो हमारा स्किन जो है बहुत ही सुंदर हो जाएगा और उस बीमारी से लड़ने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। जी। खाने पीने में क्या हमें जो रोज़ाना जो डेली लाइफ होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ जो है वो कंज्यूम करना चाहिए ताकि जो हमारे स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहें? और क्योंकि पानी की कमी की वजह से भी बहुत बार हमें जो स्किन ड्राइनेस और स्किन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहले छोटे बच्चों को मैं बता दूं कि स्किन की समस्या के लिए उनकी इम्यूनिटी जवाबदेह है और उन्हें अनुरोध है उनके गार्जियन से, माँ बाप से, कि फास्ट फूड का प्रयोग कम करें, जंक फूड का प्रयोग कम करें, बहुत ज़्यादा जो डब्बा बंद जूस होता है उस तरह की चीज़ों को बंद करें, बहुत अधिक मीठा खिलाने से परहेज़ करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा खिलाने के कारण भी, चॉकलेट खिलाने के कारण पेट में वार्म, फीता कृमि, इन्फेस्टेशन, सब जो कृमि होते हैं वो उत्पत्ति होने लगती है, तो उससे भी बीमारी लंबे समय तक रह जाती है। तो मीठा खाने से परहेज़ करवाएं, चॉकलेट है, इस तरह की चीज़ों से प्रयोग कराएंगे तो शरीर की इम्यूनिटी ठीक रहेगी और स्किन की समस्याओं से बचे रहेंगे। विटामिन डी की उनकी कमी ना हो, उन्हें सनलाइट में उनको बैठने की आदत डालें। विटामिन B12 जो पुनर्नवा है, सेव है, इस तरह की चीज़ों को खान पान में डालें कि B12 की कमी पूरी होनी चाहिए। शरीर में धूप, किसी भी उम्र के बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको उसकी ज़रूरत है। तो खान पान में इसमें विशेषकर ध्यान रखना है। अपने जो ऋतु है, जो बरसात के ऋतु है, तो उसमें हमको जैसे बैगन है, कोहड़ा है, मूली है, इस तरह की चीज़ जो बादी बोलते हैं, उस तरह की चीज़ों को परहेज करना चाहिए। बरसात का सीज़न चल रहा है तो उसमें पानी हम बॉयल करके ठंडा कर कर पिए, साफ रखें। कच्चे हरे सब्जी कच्चे नहीं खाएं, उसे बॉयल्ड करके खाएं, क्योंकि इस समय बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसीलिए बरसात के कारण समय में भी नॉनवेज खाने का बिल्कुल मना होता है। कि जो जीव जंतु है कभी कभी विषैले कीड़े मकोड़े के संपर्क में आने के कारण वो मांस भी जहरीला हो जाता है, उसे खाने से भी लोग बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं और स्किन की समस्या भी बढ़ जाती है। तो नॉनवेज
बंद रखने की कोशिश करें। जी, जैसा कि आपने कहा कि आयुर्वेद में आहार और विहार 2 चीज़ें हैं जो कि हमें एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। आहार की तो बात हो गई, लेकिन बात जब विहार की होती है तो हमें किस तरीके के हम योग या एक्सरसाइज जो डेली हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो हमारा स्किन है वो हेल्दी रहे, ऐसे कुछ अगर योग आसन है तो आप हमें बताएं। योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, अपने योग के एक्सपर्ट शिक्षक से सलाह लें। और इसमें स्किन की समस्या जब बहुत बढ़ जाती है तो उसमें दवा की ज़रूरत सबसे अधिक हो जाती है। तो और योग जो है बीमारी से बचने के लिए है। योग आपको बीमारी से बचाता है, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। साथ साथ में योग भी करें और आयुर्वेद की दवाओं को अपनाएं, जिसके कारण आपका जल्दी से बीमारी स्वस्थ हो जाएगी जी बीमारियों से। जी। एक हेल्दी स्किन रखने के लिए ताकि हमें कोई भी चर्म रोग जैसी बीमारी ना झेलना पड़े, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करें जी। सबसे पहले आप सुबह उठने की आदत डालें। जिस समय सूर्योदय होता है उस समय आप सोइएगा तो स्किन की समस्या सबसे अधिक होगी। आप सुबह उठ के थोड़ा टहलें और पानी गुनगुना यूज़ करें, सुबह का पानी थोड़ा, कभी कभी नींबू पानी का यूज़ किए, कभी शहद का यूज़ करें, कभी मुलैठी के पानी का यूज़ करें। एक ही चीज़ रोज़ यूज़ नहीं करना है, बदल बदल, क्योंकि आपके शरीर के सिस्टम को आप सब चीज़ मिलता रहे। जी बिल्कुल। कभी गिलोय का पानी यूज करें, कभी एलोवेरा का जूस ले लिए, तो आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ रहेगा। फिर अपना योग किए, प्राणायाम किए और एक्टिव रहें, लगातार कहीं बैठे नहीं। अपना लगातार खाने की भी आदत ना रखें, कभी कभी फास्टिंग रखने की आदत डालें। फास्टिंग रखने से भी शरीर का जो दोष होता है उसका बहुत बढ़िया पाचन होता है, नेचुरल दोष का शमन हो जाता है फास्टिंग से। लेकिन उसके लिए विशेषकर जो स्वस्थ हैं उनके लिए, जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, ओल्ड एज के हैं, तो उनको फास्टिंग करने से पहले चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए जी। और अपना जो है दिनचर्या ठीक किए। आयुर्वेद की दवाएं हैं, जैसे खादीरा रिस्ट है, वो बरसात के समय यूज कर लिए। पेट को कभी कभी डिवार्मिंग भी किया जाता है, जो पेट में कीड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए अजवाइन का पानी पी लिए, जीरे का पानी पी लिए और विडंगा रिस्ट आता है उसको यूज करें। तो इस तरह के बीच बीच में आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं औषधि तो हैं, ये आप बीच में डाइट में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे आप बीमारी से एकदम बच सकते हैं। बीमारी से बचना आसान है, बीमारी का इलाज कराना उससे कठिन हो जाता है जी। वेंकटेश जी, आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े और हमें इतने अच्छे से इस कॉम्प्लेक्स बीमारी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक आज हमारे इस कार्यक्रम को देखे होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिला होगा, क्योंकि एक सुंदर चर्म की चाहत और एक सुंदर स्किन की चाहत हम सभी को होती है। हमारा रंग कैसा है ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे जो भी रंग का स्किन हो वो हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्किन हेल्दी है तब हमारी बॉडी बहुत हेल्दी है। इसी आशा के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे हम आपसे स्वास्थ्य चर्चा की अगली कड़ी में एक अलग बीमारी के साथ और उसके नेचुरल इलाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।